हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ईयर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट को। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिससे नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था गार्डन पेपर 7 ईयर्स के लिए 1856 से 1863। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था नीट 2017 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर के बारे में नीट 2019 में। तो ईयर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट थे, कई बार आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ईयर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट को ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने देखो, जोसेफ प्रिस्ले। इन्होंने बताया था इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट के बारे में। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या इसेंशियल रोल है, इसके बारे में बताया था जोसेफ प्रिस्ले ने 1770 में। 1774 में जोसेफ प्रिस्ले ने डिस्कवर करा था ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी जोसेफ प्रिस्ले ने 1774 में। और 1770 में इन्होंने बताया था एयर का क्या इसेंशियल रोल है ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और 1838 में सिलेडिन, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने वर्क किया था प्लांट सेल पर। 1839 स्वान, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने वर्क किया था प्लांट सेल पर भी और एनिमल सेल पर भी। सिलेडिन आ जाएगा तो ये ध्यान रखोगे आप लोग, इन्होंने वर्क किया था प्लांट सेल पर 1838 में। और 1839 स्वान ने वर्क किया था प्लांट सेल पे भी और एनिमल सेल पे भी। 1855 में रुडोल्फ फिट्जो ने बताया था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर के बारे में। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब है कि जो सेल्स अराइज है, कोई भी न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से ही होता है। इसके बारे में बताया था रुडोल्फ फिट्जो ने। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से ही होता है। 1855 में बताया था रुडोल्फ फिट्जो ने। लाइफ ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, इसके बारे में बताया था पास्चर ने। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ ओरिजिनेट होती है नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। और ये बताया था हमें एरिस्टोटल ने। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के बारे में बताया था एरिस्टोटल ने। इन्होंने बताया था कि जो लाइफ ओरिजिनेट होती है वो नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से होती है। और लाइफ ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, ये बताया था लुईस पास्चर ने। लाइफ ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे आरएनए और प्रोटीन से, इसके बारे में बताया था हमें ओपेरिन ने और हाल्डेन ने। इसको नाम दिया गया केमिकल इवोल्यूशन का, कि लाइफ जो ओरिजिनेट होती है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से होती है, जैसे आरएनए और प्रोटीन की बात यहाँ पर हो रही है। उसको नाम दिया गया केमिकल इवोल्यूशन का। और ये बताया हमें ओपेरिन और हाल्डेन ने। 1856 से 1863 में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था गार्डन पेपर 7 ईयर के लिए। 1860 में जूलियस वॉन सेचस, इन्होंने हाइड्रोफोनिक्स की टेक्निक को डेवलप किया था। और 1865 में मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया था 1865 में। 1866 में लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर करा था। और 1869 फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था और इसको नाम दिया इन्होंने न्यूक्लिन। 1891 हैंकिंग ने डिस्कवर करा था एक्स बॉडी को। और 1891 में फॉसिल डिस्कवर होते जावा में होमो इरेक्टस के। 1891 में हैंकिंग ने डिस्कवरी की थी एक्स बॉडी की। और 1891 में फॉसिल डिस्कवर होते जावा में होमो इरेक्टस के। 1892 में आइवानोव्स्की ने डिस्कवरी की थी वायरस की। और 1898 एमडब्ल्यू वेजरिनिक ने बताया था कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड के बारे में। और 1898 में कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवरी की थी गोल्जी बॉडी की। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर करा था गोल्जी बॉडीज को। 1900 में कोरेंस ने, डी वरीज ने और वॉन सरमार्क ने मेंडल के रिजल्ट को इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर करा था। 1902 में पता चला था क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस हैज़ बीन वर्कआउट, क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है ड्यूरिंग म्यूसिस, इसके बारे में पता चला था 1902 में। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया था ब्लैकमैन ने 1905 में। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन इन 1905। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में और इन्होंने वर्क करा था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर। 1935 डब्ल्यू एम स्टानले ने वायरस को क्रिस्टलाइज करा था। 1935 स्टानले क्रिस्टलाइज वायरस। 1937 में रामदेव मिश्रा ने पीएचडी ऑब्टेन करी थी इकोलॉजी में लीड यूनिवर्सिटी यूके से। 1938 में सिलाकेन फिश पकड़ी गई थी साउथ अफ्रीका में। 1945 फ्लेमिंग चेन एंड फिलोरे को अवार्डेड नोबेल प्राइज मिला था 1945 में, फ्लेमिंग चेन एंड फिलोरे को। 1950 में वाटसन ने ऑब्टेन की थी पीएचडी ऑन ए स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज एंड मल्टीप्लिकेशन। वाटसन ने पीएचडी ऑब्टेन की थी 1950 में। रामदेव मिश्रा ने पीएचडी ऑब्टेन करी थी इकोलॉजी में 1937 में। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी इंडिया में 1951 में। 1952 में हर्से और चेस ने एक्सपेरिमेंट करा था बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल वायरस भी बोला जाता है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। 1952 में हर्से और चेस ने एक्सपेरिमेंट करा था बैक्टीरियोफेज पे और उन्होंने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। 1953 में मिलर ने एक्सपेरिमेंट करा था और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ गैसेस का यूज़ करा था
गैसेस थी मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन। 1953 मिलन ने एक्सपेरिमेंट करा था और इन्होंने अपने जो गैसेज यूज़ करी थी एक्सपेरिमेंट में, उनमें थी वाटर वेपर, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन। 1953 वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ BDNA के बारे में बताया था और रेप्लिकेशन स्कीम के बारे में बताया था वाटसन और क्रिक ने। 1953 पैलाडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। 1954 G.N. रामचंद्रन ने बताया था ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन के बारे में 1954 में। 1954 में क्रिक ने PhD कंप्लीट करी थी एक्सरे डिफ्रेक्शन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन पर। 1958 मीजेसल और स्टाल ने वर्क करा था इकोलाई पे और इन्होंने बताया था कि DNA सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में। 1958 में ही टेलर ने वर्क करा था विसियाफावा पर और इन्होंने प्रूव करा था कि DNA यूकैरियोट में सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। 1958 ईयर तो दोनों के सेम है। मीजेसन और स्टाल इन्होंने वर्क करा था इकोलाई पे और टेलर ने वर्क करा था विसियाफावा पर और इन्होंने प्रूव करा था कि DNA सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में और टेलर ने प्रूव करा था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन यूकैरियोट। अगर यूकैरियोट में पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर दे दोगे टेलर। ईयर तो दोनों का सेम है 1958। अगर पूछ ले जाएगी DNA सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में, इसके बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था और उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट करा था? तो मीजेसल और स्टाल ने प्रोकैरियोट में बताया था इकोलाई पे वर्क करके और टेलर ने यूकैरियोट में बताया था विसियाफावा पे वर्क करके। ईयर दोनों का सेम है तो ईयर में तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। बस ये ध्यान रखना किसने प्रोकैरियोट के बारे में बताया था और किसने यूकैरियोट के बारे में। 1960 में कैथराइन साहब ने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को पब्लिश करा था। 1961 मेलविन केल्विन को नोबेल प्राइज मिला था 1961 में। 1962 वाटसन, क्रिक और विल्किंस इनको नोबेल प्राइज मिला था 1961 में। 1963 वीट वैरायटीज सोलानिका और कल्याण सोला इंट्रोड्यूस करी गई थी और वैसे स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर ही नीट के सिलेबस से हटा भी दिया गया है। 1963 टू एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई वर आइसोलेटेड। 1963 में टू एंजाइम जो बैक्टीरियोफेज की रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है इनको आइसोलेट करा गया था 1963 में। 1966 डेरिवेटिव ऑफ IR8 एंड टाइचू नेटिवस इंट्रोड्यूस करी गई थी 1966 में। 1969 में वीटेकर ने बताया था आर्च पीटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगलाइज करा था 1971 में। 1971 में टियोडाइन ने वायरॉइड की डिस्कवरी की थी। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। 1972 में कोहन और बोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA को बनाया था 1972 में और 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने। 1972 में NCPC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। NCPC की फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCPC 1972 और NCPC की फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। वाटर एक्ट हुआ था 1974 में। 1980 ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और 1981 में एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड। एड्स का पहला केस कब रिपोर्ट करा गया था 1981 में। एयर एक्ट हुआ था 1981 में। इन्वायरमेंटल इशू ये चैप्टर भी वैसे नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है। 1983 में इरिली ये एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने इंसुलिन को बनाया था इकोलाई में बाई रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था MOEF का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी 1984 में। 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेड हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। 1987 इस वाले चैप्टर को इन्वायरमेंटल इशू को हटा दिया गया है तो ये आप लोग 3-4 पॉइंट है इनको स्किप भी कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग इनको याद कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं 4-5 पॉइंट याद रखने में। 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी और 1989 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव हुआ था 1987 में। 1987 में तो ये हेल्ड हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में और इफेक्टिव हुआ था 1989 में। 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई थी 4 ईयर ओल्ड गर्ल में और HGP लॉन्च कब हुई थी ये भी 1990 में ही है। तो दोनों ये ध्यान रखना आप लोग। 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई थी और 1990 में HGP भी लॉन्च हुई थी। 1992 में अर्थ समिट हेल्ड हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। 1992 में अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। और 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम है रोजी के मिल्क से इस प्रोटीन को निकाला गया ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन को। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल हेल्ड हुआ क्योटो जापान में 1997 में और अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस पे पेटेंट प्राप्त कर लिया था अमेरिकन कंपनी ने 1997 में। और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हेल्ड हुआ था क्योटो जापान में। वर्ल्ड समिट हेल्ड हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2002 में और 2002 में दिल्ली की सभी बसेस को CNG में कन्वर्ट कर दिया गया था।
2005 में नोबेल प्राइज मिला था ग्रीन केमिस्ट्री में चोविन को, ग्रब्स को और सिरोक्स को। 2002 में ऑल बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड बाई CNG, सभी बसों को दिल्ली में CNG में कन्वर्ट कर दिया गया था। 2002 में वर्ल्ड समिट हेल्ड हुआ था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 2005 में नोबेल प्राइज मिला था चोविन को, ग्रब्स को एंड सिरोक्स को ग्रीन केमिस्ट्री में। अभी यहाँ पे कुछ बेसिक यूनिट्स के बारे में बता रखा जो आप लोग याद रखोगे। क्लासिफिकेशन की यूनिट है टैक्सॉन, कैटेगरी या फिर रैंक। न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। एनाटॉमिकल यूनिट है मसल की मसल फाइबर और मसल सेल। फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है सार्कोमियर। इनडेंस की फंक्शनल यूनिट है जीन। नॉइज पोल्यूशन की यूनिट है डेसिबल और ओजोन लेयर थिकनेस की यूनिट है डॉप्सन यूनिट। नेचर की फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल, कोशिका। और एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो है फ्लोवर। वाटर पोटेंशियल की यूनिट है पास्कल और जो एनी अदर प्रोसेस यूनिट है वो यूनिट है वाटर पोटेंशियल की। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर की हेपेटिक लोब्यूल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मेटर्नल बॉडी। डेवलपिंग एम्ब्रियो और मेटर्नल बॉडी के बीच जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है प्लेसेंटा। और किडनी की फंक्शनल यूनिट की बात हम लोग कर चुके नेफ्रॉन है। इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करा है। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो इन सभी पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लेना, उनको याद कर लेना अच्छे तरीके से। कल हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेंगे और कल चैप्टर की वीडियो आने वाली है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। नोट्स मैंने उसके टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसके नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना और उसको एक बार आप लोग अच्छे से ज़रा पढ़ जरूर लेना। कल जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को बस यहीं पे ऐड करते हैं, मिलते हैं कल जल्दी की वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।